विभूति नारायण राय एक ऐसी शख्सियत जो मूल रूप से एक संवेदनशील लेखक हैं, उपन्यासकार हैं, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं और हिंदी समय जैसी बेहतरीन साहित्यिक वेबसाइट शुरू करके उन्होंने देश के तमाम साहित्यकारों और उनकी रचनाओं को एक बड़े फलक पर लाने का काम किया है। लेकिन विभूति जी की एक दूसरी पहचान है और वो है एक ईमानदार और संवेदनशील आईपीएस अफसर की। उत्तर प्रदेश के डीजीपी जैसे अहम पदों पर रहकर भी उन्होंने अपना लेखन और सामाजिक सरोकार से जुड़े कामों को बरकरार रखा। वर्तमान साहित्य जैसी बेहतरीन पत्रिका का संपादन किया और घर शहर में कर्फ्यू तबादला, किस्सा लोकतंत्र का और प्रेम की भूत कथा जैसे उपन्यास लिखे और मेरठ दंगों के साथ साथ हाशिमपुरा कांड के गवाह रहे विभूति जी की किताब हाशिमपुरा खासी चर्चा में रही। प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े और अपने जिले आजमगढ़ में साहित्यिक गतिविधियों के साथ साथ कई अहम कामों को करते हुए विभूति नारायण राय लगातार सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर प्रखर विश्लेषण करते रहे हैं। नाजरीन आदाब, आपकी बात से मैं अरशद जमाल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे YouTube चैनल आपकी बात से एक सीरीज़ का आगाज़ किया गया है मंजिल के नाम से, और उसमें अलग अलग मैदान में जो एक्सपर्ट लोग हैं, अजीम शख्सियतों को बुलाकर उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ जानकारियाँ दी जाती हैं आवाम को। आज हमारे बीच में एक बहुत ही अजीम शख्सियत है जिसका तारुफ तो अभी हम बाद में कराएंगे, लेकिन जिनका नाम है विभूति नारायण राय साहब। ये नाम ऐसा नहीं है जिसके बारे में मैं आपको बताऊं तो आप जानेंगे, बल्कि इस नाम के बारे में तो मैं सिर्फ ये कहूं कि जिस तरह किसी मासूम बच्चे की मुस्कुराहट में कोई भेद और भाव नहीं होता, जिस तरह गुलाब के फूल की खुशबू का कोई रंग और रूप नहीं होता, वो महज खुशबू होती है, जिस तरह पहाड़ों से चलती हुई ठंडी हवाओं का कोई घर, कोई देश, कोई ठिकाना, कोई मस्कन या कोई गाँव नहीं होता, उसी तरह से राय साहब की जो शख्सियत है वो कुदरत की तख्लीक का एक आला करिश्मा है जो आज हमारे बीच में है। इससे पहले कि मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करूं, मैं चाहता हूं कि डॉक्टर सरफराज साहब वीएन राय साहब का तारुफ पेश करें। आप ज़रा सुनिए, डॉक्टर साहब के तारुफ के बाद फिर हम लोग बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे, तो आप सुनिए पहले डॉक्टर साहब की बातचीत को। वीएन राय के बारे में, वीएन राय के तारुफ के लिए मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर सरफराज साहब उनके बारे में तफसील से रोशनी डालें। डॉक्टर साहब। हाँ, मिस्टर विभूति नारायण राय के वालिद साहब जज थे। इनके ताया आजमगढ़ के चेयरमैन थे, राम सिंगार राय, और अब ये पूरा ख़ानदान बहुत फर्टाइल है। मुझे तो पंडित कन्हैया लाल मिश्रा एडवोकेट जनरल के बाद इतना ब्रॉड माइंडेड फैमिली देखने को नहीं मिली आजमगढ़ में। जैसे हिंदुओं से ताल्लुकात, वैसे ही मुसलमानों से भी ताल्लुकात, कोई बात दिल में रख के नहीं बोलते। ये 1950 में पैदा हुए, 1975 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और घुड़सवारी के बहुत शौकीन थे। मेरी इनकी घुड़सवारी में खूब मुलाकातें होती रहीं। रोज़ 1 घंटे हम लोग घुड़सवारी करते थे। जब मंडल कमीशन लागू हुआ है तो 50,000 यूनिवर्सिटी के लड़के जमा हुए। एसएसपी साहब वीएन राय उस वक्त इलाहाबाद में पोस्टिंग थी, ये पहुँचे। उन्होंने कहा राय साहब आ गए। अब तो चूँकि वहीं के पढ़े हुए थे, ज़्यादातर लोग इनको जानते थे। कहा बस लॉ फैकल्टी से साइंस फैकल्टी तक हम जुलूस लेके जाएंगे। कह लेंगे बैनर भी नहीं उठने दूंगा मैं। कहा उठेगा, और झुला एक मॉब पर बिल्कुल आपे से बाहर हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल था। इनको जो घोड़ा अलॉट हुआ था उसका नाम था गोविंद। अच्छा। कहा लाना भाई गोविंद लाओ। गोविंद पे बैठे 8 घोड़े थे और इनके शहरों ने कहा सर ये रिवॉल्वर का नहीं बस डंडा लाओ। और उसके बाद आप समझिए 4 घोड़ों की टाप, 8 घोड़े थे तो 32 घोड़ों की टाप। राय साहब का हंटर, खुद इनका घोड़ा, कमांड का घोड़ा था, बहुत फुल साइज़ का। और जो शुरू किया है इन्होंने
तो उसको दफन कर दिया। पहली किताब इनकी आई शहर में कर्फ्यू, उस वक्त वो एसपी सिटी थे। उसके बाद सामना, फिर घर, फिर तबादला, इनकी 14-15 किताबें आ गई। सबसे बड़ा रिसर्च पर इनका कॉम्बैट बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स एंड द पुलिस एक्शन, बहुत गजब की किताब है। उसको तो छपने के लिए नहीं दिया जा रहा था, शायद नहीं हो रही थी। बहरहाल उसकी उर्दू भी है क्या? उसकी उर्दू भी है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा सब। उसके बाद इन्होंने वर्तमान साहित्य निकाला, एक जर्नल बहुत शानदार हिंदी में, आजकल के हालात पर, हालात हाज़रा पर इनका एडिटोरियल होता था और उसके बाद कुछ आर्टिकल्स होते थे। अब बराबर इनके हिंदुस्तान में और इंडियन एक्सप्रेस में इंग्लिश में इनके आर्टिकल्स हर हफ्ते आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। अंग्रेज़ी बहुत शानदार है उनकी, लेकिन ये लोग इतने बड़े हैं। इनके भाई विकास नारायण राय हैं जो हरियाणा के डीजीपी हैं। अच्छा। जी हाँ। और इनके बड़े भाई, दो भाई आईपीएस और एक बड़े भाई वो जज हैं, अब तो रिटायर हो गए हैं वो। तो बड़ी फर्टाइल फैमिली है, बड़ी सादगी है इन लोगों के अंदर, और कोई भी किसी वक्त भी चला जाए उसके साथ इंसाफ होगा, ये नहीं कि ये मिलने का टाइम है। अभी आप सुन रहे थे कि डॉक्टर सरफराज साहब ने मुख्तसरन उनकी ज़िंदगी से के बारे में आपको मुतारिफ़ कराया। हालांकि आपकी लाइफ का किस्सा तो इतना तवील है कि जिसको बताने के लिए बहुत सारी किताबें लिखनी पड़ेंगी। आपकी बात में डॉक्टर साहब आपका बहुत स्वागत है। हालांकि आपके कद और शख्सियत के एतबार से ना हमारा स्टूडियो है ना हमारा यूट्यूब चैनल है, लेकिन फिर भी आपने मौका दिया, तो इसके लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और पहली बात ये जानना चाह रहे थे कि आप उपन्यासकार भी हैं, प्रशासक भी हैं, लेखक भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। इतनी बहुत सारी जिम्मेदारियों को एक साथ कैसे निभाते हैं? देखिए, ये थोड़ा मुश्किल सवाल भी है और मेरे लिए काफ़ी आसान इसलिए है जी क्योंकि मैं आईपीएस में चुने जाने के पहले से ही लेखक था, लिखता रहता था, पढ़ता था। पढ़ने का ज़्यादा शौक़ था, लिखने का कम था। और आईपीएस बनने, पुलिस में आने के बाद भी मैंने वो सिलसिला जारी रखा। तो ये एक तरह से मैं दोहरी ज़िंदगी जीता रहा। मैं हमेशा ये कहता हूँ, पुलिस में जो लोग थे, मेरे जो सहयोगी थे, जो मेरे सीनियर थे, मुझसे जूनियर थे, उनको ये एहसास नहीं था कि मेरा कुछ अदब से भी कोई ताल्लुक़ है। मैं लिखता पढ़ता भी हूँ। और जो साहित्य में मेरे दोस्त थे, उनको मेरे पुलिस वाले स्वरूप से उनका कोई वास्ता नहीं था। तो ये एक दोहरी ज़िंदगी थी। लेकिन इसको मैं अब जब पीछे मुड़ के देखता हूँ जी, तो मुझे लगता है कि किसी तरह से मैं इसे निभा ले गया जी। ये अलग बात है कि मुझे दोनों से एक दूसरे क्षेत्रों में फ़ायदा मिला जी। पुलिस में मुझे पुलिस में रहने से बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स मिले, ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जो अगर मैं किसी दूसरे पेशे में होता तो शायद मुझे नहीं, मतलब मुश्किल से वो सारे लोग मिलते या वो सारे अनुभव हासिल होते। और साहित्य में से लगाव की वजह से मुझे कुछ हद तक इंसान बने रहने का मौका मिला। पुलिस में जानवर बनने के बहुत इम्कानात होते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कैसे धीरे धीरे आप जानवर बनते जाते हैं। तो अगर साहित्य से आप जुड़े हुए हैं तो कुछ हद तक आप इस जो जानवर बनने वाली प्रक्रिया है उसको थोड़ा धीमा कर सकते हैं और मनुष्य बने रह सकते हैं। तो दोनों ने मुझे एक दूसरे सीखने का मौका दिया, मदद कीजिए। आप अपनी जब बात कहीं रखते हैं तो लिखनी हो चाहे आपकी बात हो कहीं, तो उसमें बहुत बेबाकी होती है, तो कभी आपको डर नहीं लगा? देखिए, ये फैसला तो मैंने शुरू में ही किया कि लिखने के लिए किसी डॉक्टर ने तो कहा नहीं, तो मेरे अंदर की अर्ज है जो मुझसे लिखवाती है। तो अगर मुझे अपनी बात कहने का मौका मिलेगा और मैं लिख पाऊंगा जो मैं सोचता हूं, जो मैं महसूस करता हूं, तो मैं लिखूंगा, नहीं तो नहीं लिखूंगा। इत्तेफाक ऐसा रहा कि हमारा समाज, हमारा ख़ास तौर से जो ब्यूरोक्रेसी का चरित्र है, जो सरकारें थीं, उन सब में कोई बहुत मुझे किसी ने रुकावट नहीं डाली। शायद इसका कारण ये भी था कि हमारे जो हाकिम हैं, जो पॉलिटिकल हाकिम हैं, या जो सीनियर ब्यूरोक्रेट जो मुझसे जिनका काम था मेरे ऊपर निगाह रखना, उनमें से किसी की साहित्य में कोई दिलचस्पी थी नहीं। वो पढ़ते लिखते नहीं थे और लिहाजा कोई बहुत उनको दिक्कत नहीं थी। मैं कुछ भी लिखता रहता था, उससे उनका कोई बहुत वास्ता नहीं पड़ता था। और शायद ये भी था कि आज जैसा वक्त आ गया है जिसमें कि काफ़ी, जिसे आप कह रहे हैं कि सरकार
काफ़ी हद तक इंटॉलरेंट होती जा रही है, कम टॉलरेंस बचा है। जहाँ छोटी छोटी चीज़ों पर लोगों को एंटी रेशनल कह दिया जा रहा है, उनके ऊपर तरह तरह की रुकावटें डाली जा रही हैं। एक ट्वीट के लिए या एक किसी लतीफ़े के लिए किसी को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। ये समय थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। मैं जब तक था सर्विस में तो इस तरह का मुश्किल समय नहीं था। दूर दराज के आप गांव से आते हैं, तो आखिर साहित्य में भी आपका जाना हुआ और पुलिस में भी उसके सबसे बड़े पद पे आप पहुंचे, तो इसका घर के लोगों को कितना श्रेय जाता है, या गांव से कैसे आखिर इतना आगे आप बढ़े? देखिए, गांव तो एक तरह से बहुत बचपन में मेरी ज़िंदगी में गांव का कोई बहुत दखल नहीं रहा जी। उसकी वजह ये थी कि मेरे पिता नौकरी करते थे, सरकारी सेवा में थे, तो ट्रांसफ़र होते रहते थे। तो मेरा जन्म भी बाहर हुआ, जौनपुर में, जहाँ मेरे फादर की पहली पोस्टिंग थी। तो एक तरह से बाहर ही मैं घूमता रहा जी। बहुत बाद में जब मैं आप कहिए 35 साल का हो गया, तब एक तरह से गांव से फिर से मेरा लगाव हुआ और मैंने आना जाना शुरू किया। अपने गांव में एक पुस्तकालय बना करके जी। छोटा मोटा काम शुरू किया। तो गांव का कोई बहुत ज़्यादा दखल रहा नहीं मेरी ज़िंदगी में। अच्छा, ये आप 1975 बैच के IPS हैं, तो उस वक्त की पुलिस में और आज की पुलिस में क्या कोई फ़र्क दिखता है आपको? नहीं, फ़र्क वही है जो हमारे समाज में है। मतलब हमारा समाज भी तो 75 से बहुत आगे बढ़ गया, बहुत बदला है जी। तेज हुआ है, क्रूर हुआ है, बहुत सारा जो टॉलरेंस का मादा था वो कम हुआ है। तो वही पुलिस में भी दिखाई दे रहा है, लगभग वही सब है। हाँ, सब कुछ वही। जैसा समाज बन रहा है, जैसा समाज है, उसी तरह पुलिस भी बन रही है, उसी तरह की पुलिस भी दिख रही है। पुलिस में रहते हुए आप अक्सर पुलिस की जो खामियां हैं उस पर से पर्दा उठाते हैं। मैंने आपसे कहा ना कि मैंने शुरू में ही सोचा था जी। कि अगर मैं जो सोचता हूँ या जो महसूस करता हूँ वो लिखने की इजाज़त रही तभी मैं लिखूँगा। और जहाँ मुझे ये लगा कि नहीं, लिखते समय मुझे बच के लिखना है या बहुत सारी चीज़ों पर टिप्पणी नहीं करनी है, बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देना, तो मैं नहीं लिखूँगा। क्योंकि लिखने के लिए, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि कोई डॉक्टर तो कह नहीं रहा था, पढ़ने का मेरा शौक़ था, पढ़ता रहता मैं। लेकिन वो कुछ ऐसा हुआ कि वो लिखने में भी वो चीज़ें चलती रहीं और कोई बहुत बड़ा, बहुत जिसे कह सकते हैं कि बहुत बड़ा सेंसर नहीं लगा मेरे ऊपर। पुलिस के अलावा जो और दूसरे शोबे हैं, तो उसमें ड्यूटी आमतौर से 8 घंटा या बहुत ज़्यादा अगर कहीं है तो 12 घंटे है, तो पुलिस की ड्यूटी 24 घंटे है। तो इस पर कभी बात नहीं उठी कि क्या चिड़चिड़ेपन का पुलिस की वजह? नहीं, एक बहुत बड़ी वजह है। आप देखिए कि एक आदमी की एक कुव्वत होती है ना, एक आदमी का अपना एक लिमिट होती है। पुलिस में आपको ना तो कोई साप्ताहिक छुट्टी का कोई कॉन्सेप्ट है, ना 8 घंटे या 10 घंटे की ड्यूटी का कोई तस्वुर है। तो इसका असर तो सीधा सीधा पड़ता है, ख़ास तौर से जो लोअर लेवल पर पुलिस ऑफिसर्स हैं, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, यहाँ तक डिप्टी SP तक, इनकी ज़िंदगी बहुत, जिसे आप कह सकते हैं, इससे प्रभावित होती है। जो लंबे ड्यूटी आवर्स हैं, छुट्टियाँ नहीं हैं, तो आप अक्सर पाएंगे कि चिड़चिड़ापन, एक ख़ास तरह का जिसे आप बेरुखी कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके पारिवारिक जीवन पर बदलाव की ज़रूरत है। नहीं, बदलाव तो ये है कि अगर आपको एक ह्यूमन पुलिस चाहिए, एक इंसानी पुलिस चाहिए, तो आपको उनके साथ भी इंसान की तरह व्यवहार करना पड़ेगा। उनके मकान जाके आप देख लीजिए, जो पुलिस लाइंस में या दूसरी जगह हैं, वो इस लायक नहीं है कि वो मनुष्यों को रखा जा सके। जो उनके खाने पीने का की जो सुविधाएँ हैं पुलिस लाइंस में या थानों पर, उनमें बहुत सुधार की ज़रूरत है। तो ये तो आपको बदलाव के लिए तो एक बड़े व्यापक पुलिस सुधारों की ज़रूरत है, और वो दुर्भाग्य से हमारी सरकारों की प्रायोरिटी में कभी रहा नहीं, तो कुछ हुआ नहीं, बहुत कम हुआ। रात को सोने में अगर किसी के दरवाजे पर पुलिस आ जाए और अगर डाकू आ जाए, तो दोनों में लोग डरते हैं, ऐसा क्यों है? हाँ, इसलिए कि वो पुलिस हमने बनाई। देखिए, ये पुलिस जो आज हमारे पास है, ये 1860 के डिकेड में, उस दहाई में जो कानून बने थे, उनसे ये पुलिस बनी थी जी। उस समय एक ख़ास तरह के चरित्र की ज़रूरत थी। जो हमारे हाकिम थे अंग्रेज़, उन्हें एक ख़ास तरह की पुलिस चाहिए थी। एक ऐसी पुलिस जो कानून कायदे को ना माने, जो सब कुछ, सारे जो नियम कानून कायदे, इन सब की धज्जियाँ उड़ाते हुए उनकी सरकार की मजबूती के लिए काम कर सके। तो इस पुलिस ने किया, 1947 तक बखूबी अपना काम निभाया। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि 1947 के बाद जब हमारे नए हाकिम आए, नए हुक्मरान आए,
तो उन्होंने पुलिस के बुनियादी चरित्र में बदलाव की ज़रूरत क्यों नहीं महसूस की? क्या उनको भी ऐसी पुलिस की ज़रूरत थी? जी। ख़ास तौर से इसलिए भी गंभीर है कि आखिर जो लीडरशिप आई थी शुरुआती, आप 2 दहाइयों में देखें, वो ज़्यादातर फ्रीडम फाइटर्स थे, जी, है ना। वो खुद पुलिस के हाथों सताए गए थे। पुलिस ने उनकी, जवाहरलाल नेहरू के लिए कहा जाता है कि उनको बचाने के लिए पंत जी नैनी में उनके ऊपर लेट गए, लाठियों से उनको नुकसान ना हो। और ये एक मशहूर लतीफ़ा भी हो सकता है, पता इसका कहीं रिटर्न तो मुझे नहीं मिला, कि पंत जी की गर्दन इसीलिए ज़िंदगी भर हिलती रही। तो पंत जी जब मुख्यमंत्री हुए उत्तर प्रदेश के, और पहले मुख्यमंत्री थे, तो उस समय ऐसा क्यों नहीं उन्होंने किया कि इसमें कोई बुनियादी सुधार हो, कोई बेसिक कोई परिवर्तन आए? तो कई बार मुझे लगता है कि हमारे जो नए हाकिम आए थे उनको भी ऐसी पुलिस सूट करती थी, ऐसी पुलिस जो कानून कायदों को की धज्जियाँ उड़ाए, जो संविधान को अपने ठेंगे पर रखे, जिसके लिए ह्यूमन राइट्स का कोई महत्व ना हो। क्योंकि आखिर आप ये देखिए ना कि एक मुख्यमंत्री का, किसी मुख्यमंत्री को कौन सा दरोगा सबसे अच्छा लगता है? वो दरोगा जो उसके क्षेत्र में उनके मुख्यमंत्री के विरोधियों की टांगें तोड़े, मुख्यमंत्री के समर्थकों के खिलाफ मुकदमे ना कायम करे। कुछ साल पहले जब बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी, तो जो सत्ता पार्टी थी उसको बूथ कैप्चरिंग में मदद करे, विरोधी दल है उनको बूथ कैप्चरिंग से रोके। तो इसी तरह की पुलिस उन्हें पसंद थी, लिहाजा उन्होंने जो बुनियादी चरित्र है उसको बदलने में कोई दिलचस्पी दिखाई नहीं। आज भी आप थानों पे जाइए, मुकदमे नहीं लिखे जाएंगे। उत्तर प्रदेश में एक नया चलन शुरू हो गया है कि किसी अपराधी को पकड़िए, उसके पहले पैर में गोली मार दीजिए, फिर उसके बाद ले जाकर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये पुलिस को अमानवीय बनाती, पुलिस को एक, ये आप सुन रहे हैं वीएन राय साहब को, आप देखिए कि आप पुलिस के बड़े अफसर थे, आप डीजीपी की पोस्ट तक पहुंचे, और आपकी जो बातें हैं इसको सुनने से ऐसा लग रहा है कि पुलिस भी इंसान है, पुलिस को भी इंसान समझना चाहिए। और पुलिस से जो गैर इंसानी सलूक हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं पुलिस के साथ जो सलूक हो रहा है उसका भी दखल है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि पुलिस जब कहीं किसी पर मुसीबत आती है तो तलाश तो पुलिस ही की होती है। कहीं हादसा हो जाए, किसी के साथ जना हो जाए, कोई मुसीबत में पड़ जाए, कोई रात में कहीं फंस जाए, तो सारे मामलात में पुलिस ही होती है। और करप्शन तो सभी शोबों में है, मगर पुलिस का मुहासबा ज़्यादा होता है। अब इस सवाल के बाद मैं सर दूसरी तरफ आता हूँ कि जैसे हमारे वहाँ मऊ में 16 दिसंबर 2020 को एनआरसी और सीए का आंदोलन हो रहा था, तो उसको लेकर जाहिर सी बात आंदोलन हुआ, तो उसमें पूरे प्रदेश में जो हालात थे वो मऊ में भी हुआ। उसमें बहुत से लोगों, 400 से ज़्यादा लोगों पे मुकदमा कायम है, 307 से लेकर कोई धारा बची नहीं है। 6 लोग अब भी रासुका में जेल में बंद हैं। अभी 2-3 रोज़ पहले 26 लोगों के नाम से 49 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया है कि इनसे वसूली की जाएगी। मेरा ये सवाल आपसे है कि क्या किसी पे जुर्म साबित हुए बिना उससे वसूली का जवाब बनता है? कैसे कर सकते हैं? मुझे खुद ही आश्चर्य हो रहा है। जब तक अदालत आपको दोषी ना ठहरा दे तब तक आपको कैसे दोषी माना जा सकता है? और जुर्माना वसूल करने का अधिकार, मुझे जब तक मैं नौकरी में था मैंने तो कभी सुना नहीं था कि पुलिस जुर्माना वसूल कर रही है। जुर्माना वसूल करने के लिए भी कोई जुडिशियल प्रोसेस होगा, किसी अदालत के पास जाएंगे। ये हो सकता है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को अधिकार दे दिया गया हो, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी किसी जुडिशियल प्रिंसिपल पर ही तो काम करेगा। तो इस जो आप मामला बता रहे हैं मऊ का, उसके बारे में चूंकि मुझे व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, इसलिए मैं कोई इस तरह का मामला पूरे यूपी में है। बहुत सी जगहों स्टे मिला भी है, बहुत सी जगहों नहीं भी मिला। इलाहाबाद में स्टे नहीं मिला, कोर्ट ने इसी मामले पर स्टे नहीं दिया। बाकी लखनऊ से लेके बहुत सी जगहों पे स्टे इस पर कोर्ट ने कर दिया, इस पूरे ऑर्डर पे। तो ये तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत लोकतांत्रिक तरीका है। अंग्रेज़ों ने ये ज़रूर एक कलेक्टिव फाइन का सिस्टम बनाया था, कहीं को जैसे चौरी चौरा हुआ था तो इसके आसपास कलेक्टिव फाइन लगाए थे। लेकिन आज़ाद हिंदुस्तान में तो इस तरह की बातें, ख़ासतौर से अगर ये डिस्क्रिमिनेटरी लगे, अगर ये डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है और आप समाज के हर तबके के साथ इसी तरह का व्यवहार कर रहे हैं, तब तो शायद लोगों के मन में उतना गुस्सा ना आए। लेकिन ये डिस्क्रिमिनेटरी लगता है और स्पेयरिंगली इसका इस्तेमाल होता है। मतलब जैसे सीए में तो इस्तेमाल हो गया, फार्मर्स एजुटेशन में क्यों नहीं इस्तेमाल हुआ, या और इस तरह के तमाम आपको वो लोग मिलेंगे। तो ये एक मतलब चिंताजनक बात है। मतलब ये टारगेटेड लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का साधन है। आप खुद ही मौका दे रहे हैं कि आपके जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, उनके एक तबके को ये एहसास हो कि वो शायद किसी दूसरे तरह की
कैटेगरी में आते हैं। तो ये आप सर चूँकि बहुत आदर्श हैं लोगों के लिए, तो थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि इस पे रोशनी डाल दीजिए कि अगर कोई आज का नौजवान यूपीएससी की परीक्षा देना चाहता है या सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम देना चाहता है तो किस तरह की तैयारी करे, किस तरह से शुरुआत करे? तो चूँकि हम लोगों के ज़माने से पैटर्न बहुत बदल गया है, तो मैं बहुत रेलेवेंट नहीं हो पाऊँगा, लेकिन मैं दो एक जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे थोड़ा बहुत मेरा रिश्ता है, इस अर्थ में कि मॉक इंटरव्यू वगैरह में बुलाते हैं, तो मैं बड़ी दिलचस्पी के साथ जो नई जनरेशन है उसका परफॉर्मेंस देखता हूँ और उनके साथ में ये भी समझने की कोशिश करता हूँ कि इम्तहान के पैटर्न में क्या फ़र्क आया है। एक चीज़ तो बड़ी स्पष्ट है कि जो अब नई पीढ़ी आ रही है वो हम लोग के ज़माने से ज़्यादा इन्फॉर्म्ड है और ज़्यादा फोकस्ड है, मेहनत बहुत करती है। उनसे बातचीत करके आपको समझ में आ जाता है कि ये किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं है इनके यहाँ। जी। तो अभी भी इस अगर किसी बच्चे को ये कहना हो कि भाई तुम्हें क्या करना चाहिए, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है फोकस होना, उसे पता होना चाहिए उसे क्या करना है, उसी हिसाब से तैयारी करे। और मेहनत का तो कभी कोई विकल्प नहीं रहा, ना हम लोगों के ज़माने में रहा ना अब है। तो ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो मैं सोचता हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़रूरी है। राजनीति के बिना तो सब कुछ अधूरा है, इसलिए कुछ राजनीति पे भी थोड़ी बात करेंगे। केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार का जो काम करने का तरीका है, तो इस तरीके से लगता नहीं कि लोकतंत्र है या राजशाही है? अब ये कई बार लोकतंत्र के लिए एक बड़ा सवाल हो जाता है। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो राज्य है उसको बड़े दिल का होना चाहिए, लार्ज हार्टेड होना चाहिए, जिसे छोटी मोटी चीज़ें नज़रअंदाज कर दें। जी। अभी इस लड़की जो दिशा लड़की है, इसके खिलाफ जिस तरह से इसे गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया, मेरा ख्याल से 10-12 दिन रहने के बाद इसकी ज़मानत हुई, तो कई बार लगता है कि राज्य में वो मैग्नानिमिटी बची नहीं है जो होनी चाहिए। और भारत जैसे राज्य में तो बिल्कुल होनी चाहिए, जो एक लंबी जिसकी सिविलाइजेशनल परंपरा है, 130 करोड़ लोग जहाँ रहते हैं, 75 साल से हम एक लोकतंत्र बनने की प्रक्रिया में से गुजर रहे हैं, तो थोड़ा और मैग्नानिमिटी दिखानी चाहिए। इसका आने वाले दिनों में नुकसान भी तो होगा। हाँ, बिल्कुल होगा, बिल्कुल। एक देखिए, आप डिसेंट को इस दिशा वाले मुकदमे में वो जो अदालत जिसने जमानत दी उसने ये कमेंट भी किया है कि डिसेंट को आप देशद्रोह नहीं कह सकते, ये तो हर नागरिक का अधिकार है और होना चाहिए, और हर नागरिक को डिसेंटिंग नोट देना चाहिए। तो सरकार को इसको बजाय गला घोटने के इसको और प्रोत्साहित करना चाहिए। सरकार के इस तरह के रवैये पर कोर्ट का जो रवैया है होना चाहिए था, तो क्या उससे आप मुतमईन हैं कि कोर्ट का रवैया फौरी तौर से उस पर रोक लगाने की या कुछ कार्रवाई करने का जो होना चाहिए था, या उसमें भी कुछ लापरवाही कोर्ट में भी हो रही है? कोर्ट में के ऊपर बड़ा मिला जुला सा रिएक्शन दिया जा सकता है। कई बार जैसे दिशा मामले में अदालत ने वो तेजी दिखाई और उस पर जो टिप्पणियाँ हैं वो टिप्पणियाँ भी बड़ी रेलेवेंट हैं, लेकिन बहुत से मामलों में हम लोगों को इस तरह का नहीं दिखाई दे रहा। आप देखिए, अभी इंदौर में एक जो स्टैंड अप कॉमेडियन है उसको जेल भेज दिया गया और उसे एक आध महीने, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप नहीं किया तो उसकी ज़मानत नहीं हुई। तो ये सब ऐसे मामले हैं ना कि आप सोशल मीडिया का दौर है, इंफॉर्मेशन का दौर है, हर आदमी कुछ ना कुछ टिप्पणियाँ करेगा, तो आप हर छोटी मोटी टिप्पणी से आप आहत हो जाएं, आप लोग गिरफ्तार करने लगें, आप कहें कि इससे देशद्रोह की बू आ रही है, तो ये तो डेमोक्रेसी के लिए बुरी चीज़ है। सरदार पटेल स्टेडियम का नाम, या मोटेरा स्टेडियम जिसको कहते हैं, उसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा जाना, इसको किस नज़रिए से देखेंगे आप? अब मुझे तो नहीं ठीक लगा। देखिए, बड़ी सीधी बात है, अब सरदार पटेल और नरेंद्र मोदी में कोई प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा तो है नहीं, दोनों एक ही राज्य के हैं। मोदी जी ने खुद सरदार पटेल की बहुत ऊंची प्रतिमा बनाई है। ये बात सही है कि अगर अखबारों को ध्यान से पढ़ें तो शायद ऐसा था कि उस स्टेडियम का नाम शुरू में नहीं रखा गया था, लेकिन उस पूरे कॉम्प्लेक्स को सरदार पटेल कॉम्प्लेक्स कहते थे जी। तो इसमें क्या हर्ज था कि उसका नाम सरदार पटेल स्टेडियम ही रहता। अब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और फिर जीवित या सर्विंग प्रधानमंत्री के ऊपर, हालांकि ये परंपरा तो भारत में शुरू हो गई है। हमने देखा कि कुछ राजनेता अपनी मूर्तियां खुद ही अपने जीवन में लगाने लगे। ठीक बात है। तो लेकिन इसे बच जाते तो ज़्यादा बड़प्पन होता है। हाँ, लेकिन ये तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो बड़ी बातें उन्हें छोटा काम, ये छोटा काम लगता है। हाँ जी, हाँ, ज़्यादा बड़प्पन ये होता है कि सरदार पटेल के नाम पे होता है। सरदार पटेल एक बड़ी शख्सियत हैं जी। हो सकता है 50 साल बाद मोदी जी की भी इसी तरह की कोई इतिहास उनको भी बहुत बड़ा शख्सियत माने, लेकिन अभी तो फिलहाल वो जीवित हैं और प्रधानमंत्री हैं, और सरदार पटेल के खुद भी प्रशंसक हैं। कोविड-19 का सारा इल्ज़ाम जो है, एक मरतबा जब शुरुआत हुई इसकी,
तो तबलीगी जमात के सर डालने की कोशिश की गई। मऊ में भी 200 लोग करीब गए, जेल गए, बहुत से लोग अपना क्वारंटाइन में भेजे गए। 45 दिन पर लोगों को क्वारंटाइन से यहाँ छोड़ा गया, जबकि क्वारंटाइन की मुद्दत जो है वो 14 दिन है, लेकिन 45 दिन पर क्वारंटाइन से छोड़ा गया है। और 45 दिन के बाद भी फिर उनको उठा के उन पर मुकदमा करके 307 का मुकदमा करके उनको जेल भेज दिया गया। देखिए यही सारी चीज़ें होती हैं ना, जिससे कि आपके अपनी सोसाइटी के एक बहुत बड़े तबके को एहसास महरूमियत कहेंगे उर्दू में, क्या जी जी जी, बहुत खूबसूरत लफ्ज़ है। तो ये होता है, उन्हें ये लगता है कि वो एलिनिएट हो गए हैं, उन्हें वो किसी दूसरे दर्जे के सिटीजन हैं, या कोई एक सेक्शन है इस सोसाइटी में जो उनसे ज़्यादा बेहतर सिटीजन माना जाता है। तो इससे बचना चाहिए। मेरा अपना मानना है कि राज्य को ऐसी स्थिति नहीं पैदा होने देनी चाहिए जिससे एक बड़ा तबका अपने को उपेक्षित माने, ये उचित नहीं है। अच्छा, एनआरसी या सीए का जो मामला हुआ पूरे प्रदेश में, वैसे तो पूरे देश में मामला था, लेकिन ख़ास तरीके से उत्तर प्रदेश में अक़लियतों के साथ खुसूसी तौर से टारगेट किया गया। क्या आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं या हम ही लोगों को ऐसा लग रहा है? नहीं, सभी को, जो देखिए जितना सेकुलर लिबरल स्पेस था, आखिर जो आंदोलन था इसमें मुसलमानों के बराबर हिंदू भी शरीक थे। सभी शरीक में था, मैं देखता था शाहीन बाग पर, जितना, इसमें कोई शक नहीं, ज़्यादा मुस्लिम औरतें बैठी थी, लेकिन बड़ी तादाद में हिंदू औरतें, ईसाई औरतें, सिख औरतें सब आए थे और सब लोग शरीक हो रहे थे। ये एनआरसी अपने आप में खराब कदम था और वो जिस मकसद से बना था वो भी पूरा नहीं हुआ था। ये तो गनीमत है कि अब सरकार के समझ में आ गया, एनआरसी को उन्होंने छोड़ दिया। सीए भी आखिर पार्टीशन का समय होता तब तो इस कानून का समझ में आता जब 1947 बनता। अब आप कोई कानून बनाते समय उसमें धर्मों का उल्लेख करते हैं कि हिंदू और सिख और ईसाई और ये बौद्ध और जैन, इनके लिए तो खुला रास्ता है, लेकिन अगर मुसलमान आएगा तो उसके लिए नहीं। हालांकि मुसलमान कौन पाकिस्तान से या अफगानिस्तान से आएगा ये सोचना बेकार है, लेकिन फिर भी मान लीजिए कोई आना ही चाहे तो या तो फिर आप ये धर्मों का नाम न लेके ये कहते हैं कि साहब कोई भी जो ऑपरेशन है या कोई सताया जा रहा वो आएगा, हमारे यहाँ स्वागत है। और फिर नागरिकता तो एक जिसे आप कह सकते हैं कि सार्वभौमिक एक वो उसके लिए शब्द होगा, सॉवरेन राइट है स्टेट का, जिसको चाहे स्टेट नागरिकता दे सकता। तो ये कानून ना भी होता तब भी आप बहुत सारे लोगों को, जिनको आप पहले से भी जो कानून था उसमें भी क्या दे रहे थे आप, तो ये समाओ इस कानून ने लोगों को बांटा। और ये अच्छी बात नहीं थी कि लोगों को लगा कि साहब एक खास धर्म को छोड़ के बाकी लोग कुछ उनको उनका कुछ ज़्यादा स्वागत। आपको लगता है कि अब ये सीए नहीं लाएंगे? नहीं, सीए तो लागू हो गया, सीए कहाँ, एनआरसी नहीं लाएंगे। अच्छा, सीए तो कानून बन गया है, उसे तो प्रेसिडेंट का वो मिल चुका है। वो अभी कोई ऐसा ग्रुप आए तो पता चले। बिना एनआरसी के सीए, दोनों चीज़ों को जब तक कंबाइन नहीं करते हैं तो घातक कम होता है। नहीं, हाँ देखिए, एनआरसी होगी तब दिक्कत होगी, तब दिक्कत होगी। तो मैं असल दिक्कत तभी होगी। इसी धरती पर मेरी 20 पुश्तें गुजरी हैं, मैं ही नहीं साबित कर पाऊंगा कि मैं है ना, आपका तो छोड़, बिल्कुल सही बात। आसाम में भी यही हुआ था। एनआरसी बुरी चीज़ थी, सीए तो लागू हो चुका, अब इसको शोर शराबा ना करें, तो जिसको देना चाह रहे दे ही रहे। आरएसएस कोई सियासी जमात तो है नहीं, लेकिन तो क्या बीजेपी जो है आरएसएस के एजेंडे को इनडायरेक्टली लागू करना चाहती है? देखिए, एक तो यही कहना, मतलब मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि आरएसएस सियासी जमात नहीं, क्योंकि ये बीजेपी तो आरएसएस की एक सियासी आर्म है। ये तो एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है ना, असली तो आरएसएस है, जो मदर ऑर्गेनाइजेशन तो आरएसएस है, उसका राजनीतिक पॉलिटिकल विंग है, पॉलिटिकल विंग ये है। तो ये तो जो सारा एजेंडा तो आरएसएस तय करती है, और जब चुनाव होता है तो आरएसएस के कार्यकर्ता शहर शहर, गांव गांव, गली गली वो प्रचार करते हैं। तो लिहाजा ये तो आरएसएस का ही एक तरह से पॉलिटिकल वो है। किसान आंदोलन के बारे में कुछ कह दीजिए। देखिए, किसान आंदोलन को जिस तरह हैंडल किया जाना चाहिए, मुझे लगता है उस तरह नहीं किया जा रहा है। सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए। सरकार कृषि का पर कानून ला रही है, जिसमें वो मुख्य रूप से तो स्टेट का सब्जेक्ट था, स्टेट को छोड़ देना चाहिए। देखिए, मंडियां तो बहुत सारे राज्यों में ख़त्म हो चुकी हैं, खुद बिहार में ख़त्म हो गई है, और भी बहुत सारी जगहों पे ख़त्म हो गई। पंजाब में कोई उस तरह से किसान मंडियों का इस्तेमाल नहीं कर रहा जैसा, लेकिन इस कानून को जितनी हड़बड़ाहट में लागू किया गया जी,
और लोगों से बात नहीं हुई। जब किसान आए तो शुरू में उनसे बात करने से गुरेज किया गया, उससे बिगड़ी स्थिति। तो ये अच्छी सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया इसका एजिटेशन को। आपकी लाइफ में बहुत नशेबो फराज रहे हैं, कभी बहुत सबसे ज़्यादा दुखी कब हुए आप? मैं देखिए, कम्युनल वायलेंस एक जगह है जी, जहाँ पर कि मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता हूँ जी। तो मेरठ में हाशिमपुरा जैसे एक घटना हो गई ना, इत्तेफाक से मैं गाज़ियाबाद में एसपी था, मेरठ से ला करके कुछ मुसलमानों को पीएसी ने मार दिया। तो वो एक बड़ी अफसोसनाक और जिसे कहते हैं ना एक ऐसा मंजर जो आप ज़िंदगी में भूल नहीं सकते। वो मैंने अपनी किताब हाशिमपुरा 22 मई में उसको डिटेल से उसका बयान किया। कभी खुश हुए हो बहुत ज़्यादा? खुशी तो ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों पे ज़्यादा बड़ी मिलती है ना। आप कोई अच्छी किताब पढ़ लें, हिंदुस्तान कोई मैच जीत जाए, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चे अलग अलग मौक़ों पे होती रहती हैं। हाँ करे तो। और मैं एक आशावादी आदमी हूँ, तो मैं तो हमेशा किसी बुरी घटना में भी कोई खुशी का एक कारण तलाशने की कोशिश करता हूँ। आखिर में कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते हो, देखिए मैसेज जो ख़ास तरीके से नागरिकों के लिए भी हो और ख़ास तरीके से माइनॉरिटीज़ के लिए भी हो? अब मैसेज देने के लिए तो कोई बड़ी शख्सियत चाहिए, लेकिन एक छोटा मतलब एक ऐसा नागरिक जो इस देश से मोहब्बत करता है और इंसान से जिससे हिंदुस्तान से जिसकी मोहब्बत है, मैं तो यही कहना चाहता हूँ। देखिए, हमारी एक बहुत बड़ी सभ्यता रही है, बड़ी तहजीब रही है, हमारा एक 2000 साल से ज़्यादा लंबा इतिहास है। तो हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे देश टूटे, जिससे देश छोटा हो। हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे देश बड़ा हो, है ना, दुनिया में उसका नाम हो। और ये आने वाली जो हम सिर्फ मुहावरे में कहते हैं कि 21वीं शताब्दी एशिया की होगी, भारत की होगी, सचमुच हो जाए। हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है। आप देखिए कि आप सिर्फ मुसलमानों का ही वो कर लीजिए, ये कोरोना में 56-57 इस्लामी मुल्क हैं जो आईसी के मेंबर हैं, कहीं कोई आपने उसमें कोई साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं सुना होगा, सिवाय हिंदुस्तान पाकिस्तान के ही मुस्लिम साइंटिस्ट का मैं बात कर रहा हूँ, लैब्स का कह रहा हूँ, जो यहाँ इस मुल्क में भी, यूरोप में भी और अमेरिका में भी हर जगह वो फ्रंट पे रहे और उन्होंने अचीवमेंट हासिल किए। तो एक बड़ी चीज़ है ये। लेकिन ये है कि अगर हम अपनी छोटी हरकतों से, ऊँची हरकतों से, संकीर्ण मनोवृत्ति से इसको नुकसान पहुंचाएंगे तो नुकसान पहुंचाना भी बहुत आसान। तो मैं तो ये अपील नहीं, लेकिन एक मन की इच्छा है कि देश ताकतवर बने, आगे बढ़े। ताकतवर मतलब कोई मिलिट्री के उसमें नहीं, लेकिन इंटेलेक्चुअली प्रॉस्पेरिटी के लिहाज से, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से ये आगे बढ़े, ताकतवर बने और सारे जो इस मुल्क में जितने लोग रहते हैं सब इसकी जो प्रॉस्पेरिटी है, इसकी जो समृद्धि है, उसमें बराबर के हकदार हो। ये आप सुन रहे थे विभूति नारायण राय साहब को। हर सभी सवालों के जवाब भी आपने बहुत खुल के दिया, और चूंकि आपका मिजाज है और अभी हम लोग तो आपके सामने बहुत बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि कितनी सादगी और कितनी सिंपल अंदाज में सारे सवालों के आपने जवाब दिए हैं। और हम इस तरह के मौक़ों पे मंजिल एपिसोड जो हमारा चलता है, इसमें हम इसी तरह की शख्सियतों का आपके सामने आगे आने वाले दिनों में भी ले आएंगे। और अगर आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हो और आपने सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप फेसबुक या पेज पे देख रहे हो तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद।